हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्मोनेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या है, टाइप्स क्या क्या है और इसमें क्या क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली डिस्मेनोरिया होता क्या है? ठीक है, तो डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर किसी भी फीमेल को पीरियड स्टार्ट होने से पहले या फिर पीरियड के ड्यूरेशन में जो है पेन होता है कहाँ पर, लोअर एब्डोमिनल एरिया में। ठीक है, मतलब कि जो अगर कोई भी फीमेल है, कोई गर्ल है जिसको पीरियड आ रहे हैं, तो वो इस जो टॉपिक है उसको बहुत इजीली समझ जाएगी कि भाई पीरियड जो हो आ रहा है उस टाइम पे अगर जो पेन हो रहा है लोअर एब्डोमिनल एरिया में, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? डिस्मेनोरिया कहा जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसी पेनफुल एक्टिविटी होती है जो पीरियड स्टार्ट होने से पहले और पीरियड के दौरान तक चलती रहती है। ठीक है, इसमें कभी कभी जो है पेन इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि फीमेल को जो है अपनी डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और फीमेल जो है पेन सहन नहीं कर पाती और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको जो है इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि हर पीरियड पेन जो है डिस्मेनोरिया नहीं हो सकता। मतलब कि जो हर एक पीरियड पेन है वो डिस्मेनोरिया नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत जो होता है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और डेली लाइफ को अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो इस पेन को क्या कहा जाएगा? डिस्मेनोरिया कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें सिम्टम्स होते हैं, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, क्रैम्प होता है, उसके बाद बैक पेन जो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ये सारी कंडीशंस जो है डिस्मेनोरिया के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्मेनोरिया की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो डिस्मेनोरिया इज अ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैम्पिंग पेन इन द लोअर एब्डोमेन दैट अकर बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। इट मे बी सीवियर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज। ठीक है, डिस्मेनोरिया क्या है? एक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है जिसमें कि फीमेल को क्या होता है? क्रैम्पिंग पेन होता है कहाँ पर? लोअर एब्डोमिनल एरिया में। और ये जो है बिफोर और ड्यूरिंग जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, यानी कि जब मेंसेस चल रहे होते हैं तो उस दौरान पे फीमेल को ये सब फील होता है। ठीक है, और ये जो है किसी भी फीमेल की जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर वर्क, इन सभी चीज़ों में इंटरफेयर करने के लिए इनफ होता है। मतलब इन सारी चीज़ों में जो है एक सही तरीके से वर्क करने के लिए फीमेल को जो है ये डिस्टर्ब भी करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स की, इसके कौन कौन से टाइप है। तो इसके मेजर जो है दो टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, अब हम प्राइमरी वाले के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी वाले पे हम फुल्ली देखेंगे। ठीक है, इट अकर्स विथआउट एनी पेल्विक डिसीज। प्राइमरी डिस्मेनोरिया हम बोल सकते हैं कि हर एक लेडीज को होता है। मतलब ये जो है बिना किसी भी पेल्विक डिसीज के बारे में ये होता है। ठीक है, मतलब कि यूट्रस में कोई बीमारी नहीं है या फिर पीरियड्स के टाइम पर पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, ये कब होता है? यूजुअली मेनार्की यानी कि जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके बाद, जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके 6 से 12 मंथ के बाद में ओवुलेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए जो एडोलसेंट गर्ल्स और यंग वुमन को में ये जो है कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया की। ओके, यूजुअली begins 6 to 12 month after menarche when ovulation start. ठीक है, most common in adolescent and young women. Pain is caused by increased prostaglandin production which leads to strong uterine contraction and reduced blood flow, इश्केमिया। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस वजह से कॉज होता है? इसमें क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन होता है किसी भी गर्ल की बॉडी में वो बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? बॉडी का ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पीरियड के टाइम पे यूट्रस को अपनी इनर लाइनिंग को बाहर निकालनी होती है, इसलिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा बन जाए तो यूट्रस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस की ब्लड वेसल दब जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है जिसे इश्केमिया कहा जाता है, और ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी वजह से सीवियर क्रैम्पिंग और पेन जो है फीमेल को फील होता है। ठीक है, इमेज भी देख लेते हैं।
पेनफुल मेंस्ट्रुएशन विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी, यानी किसी भी पेल्विक डिसीज़ के बिना जो है अगर पेन हो रहा है फीमेल को, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहा जाएगा। ठीक है, ये कब से स्टार्ट होता है, मेनार्की के 6 से 12 मंथ बाद से स्टार्ट होता है। इसमें कोई भी पेल्विक से रिलेटेड कोई डिसीज़ नहीं होती, कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल है उसके इंक्रीज होने की वजह से ये कॉज होती है। ठीक है, और ये किन में कॉमन होती है, एडोलसेंट और यंग वुमन में ये जो है कॉमन होती है। अब बात आती है हमारी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। ठीक है, तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर यूट्रस के अंदर जो है कोई भी पेल्विक डिसीज है, मतलब कि मतलब कोई भी पेल्विक डिसीज की वजह से जो है फीमेल को वो जो है अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया में जो है पेन हो रहा है। ठीक है, यानी कि यूट्रस या पेल्विक ऑर्गन में कोई डिसीज होती है जो पेन का रीज़न बनती है। यूजुअली तो ये जो है मेजरली 25 ईयर की जो एज होती है उसके बाद में धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। ठीक है, इसमें कॉमन डिसीज जैसे कि इंडोमेट्राइटिस हो गया, यानी कि इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसमें स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, एडेनोमाइसिस यानी कि इंडोमेट्रियम यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल होती है उसके उसके अंदर चले जाना। मायोमेट्रियम जो होती है उसके अंदर एंडोमेट्रियम चल जाती है, उसके कारण हो सकता है। ठीक है, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज के कारण हो सकती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है, इन सब के कारण जो है ये डिसीज़ कॉज हो सकती है। ठीक है, अकर्स ड्यू टू एन अंडरलाइन पेल्विक पैथोलॉजी, किसी पेल्विक पैथोलॉजी के कारण जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कॉज होता है। यूजुअली स्टार्ट आफ्टर 25 ईयर्स, मतलब कि 25 ईयर की जो एज है उसके बाद में स्टार्ट होता है। पेन ऑफ्टन बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स ओवर टाइम, और पेन जो है इसके धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, इमेज के थ्रू देखते हैं ये जो है कब होता है, 25 की एज से स्टार्ट हो जाता है, के बाद में मेजरली देखा जाता है। उसके बाद जो है किसी पेल्विक पैथोलॉजी के कारण देखा जाता है, यहाँ पे पैथोलॉजी भी इसकी लिखी हुई है। ठीक है, पेन में बी प्रोग्रेसिव एंड सीरियस, और जो है पेन जो है धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज़ की कि किन किन वजह से ये जो है कॉज हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस वजह से कॉज हो रहा था, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके रिलीज होने की वजह से, मतलब जो एक्सेस लेवल में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा था उसकी वजह से जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया मेजरली कॉज हो रहा था। ठीक है, और साथ में स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे उसके कारण, और जो है रेड्यूस यूटेराइन ब्लड सप्लाई जिसे इश्केमिया भी कहा जाता है उसके कारण जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया कॉज होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसमें कुछ पेल्विक से रिलेटेड डिसीज जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, उसके बाद एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ओवेरियन सिस्ट, या फिर कंजेनाइटल यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज। ये सारी जो कंडीशंस है, ये सारी जो वो पेल्विक रिलेटेड डिसीजेस है, इन सारी चीज़ों के कारण जो सेकेंडरी हम डिस्मेनोरिया है वो कॉज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिस्क फैक्टर की रिस्क फैक्टर किन किन वजह से होता है। तो रिस्क फैक्टर यानी कि सबसे पहले तो अर्ली मेनार्की, यानी कि 12 साल की एज से पहले ही अगर पीरियड शुरू हो गया है तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कैसे अगर किसी फीमेल को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उनमें पेन भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल, लॉन्ग साइकिल वाली वुमन जो होती है वो भी उसमें भी डिसमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, या फिर स्मोकिंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिस्मेनोरिया। ठीक है, अगर फीमेल स्मोकिंग कर रही है तो उसके कारण भी जो है हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग से जो है ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन्स काफ़ी अफेक्ट होते हैं जो डिस्मेनोरिया की जो कंडीशन है उसे कॉज कर सकते हैं। या फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर मदर या फिर सिस्टर को डिस्मेनोरिया है तो फीमेल को होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, साथ में जो है स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, नली पैरिटी यानी कि अगर कोई फीमेल ने किसी बच्चे को बर्थ नहीं दिया है उसके कारण भी जो है डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है। ठीक है, आगे आगे पॉइंट आता है हम लोग हमारे साइन एंड सिम्टम्स पे भी कि इसकी कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है लोअर एब्डोमिनल जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होता है। ठीक है, पेन में भी रेडिएट टू लोअर बैक एंड थाई, और पेन जो है धीरे धीरे जो है लो बैक में भी हो सकता है और थाइस के वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, पेन स्टार्ट जस्ट बिफोर और विथ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पेन जो है पीरियड के पहले और पीरियड के दौरान हो सकता है। ठीक है, नौजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फीमेल को हेडेक, फटिक और डिसीनेस जैसे जो सिम्टम्स है वो फीमेल के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको इमेज में इसके सिम्टम्स दिखाई देता है, फटिक भी होता है, हेडेक, डायरिया, क्रैम्पिंग होती है। ठीक है, और साथ में बैक पेन बहुत ज़्यादा होने को मिलता है, और ये जो है पीरियड स्टार्ट होने के पहले और पीरियड की ड्यूरेशन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे
डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है डिटेल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ली जाती है कि भाई फीमेल को जो है मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड कोई डिसीज़ तो नहीं है, ठीक है, इसलिए या फिर फैमिली को तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है अगर इंडिकेटेड हो तो, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है अगर अप्रोप्रिएट हो तो, ठीक है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके बाद लैप्रोस्कोपी किया जाता है अगर सेकेंडरी डिसमेनोरिया का मतलब के चांसेस अगर है तो जो है लैप्रोस्कोपी किया जाता है, एमआरआई किया जाता है एंड हेटेरोस्कोपी किया जाता है और ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट से और इसमें जो एक और टेस्ट होता है ब्लड कल्चर, जिससे कि किसी भी इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया का पता चल जाता है, और ब्लड टेस्ट से अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसका भी पता चल जाता है, ओके। उसके बाद इसके मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाता है, तो इसके ये सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि प्राइमरी जो डिस्मेनोरिया होता है उसके उसके उस केस में किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो है हीटिंग पैड जो है लोअर एब्डोमिनल एरिया पे रखा जाता है ताकि जो है रिलीफ मिल सके, ओके। उसके बाद रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है, मतलब रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है जिससे कि सर्कुलेशन सही रहे और जो मतलब जो सर्कुलेशन होना था वो सही रहे, और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो सही तरीके से चलते रहे, ताकि जो पेन किलर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है वो ना लेनी पड़ेगी, ओके। अब उसमें जो है उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप साइकिल और रेस्ट को जो है सही तरीके से मेंटेन करना ताकि पीरियड सही से आए और साइकिल सही से चले, ठीक है। स्ट्रेस रिडक्शन, बैलेंस डाइट एंड योगा एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से ड्रग दिए जाते हैं, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट हो रहा है तो इसके सिक्रेशन को रोकने के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन, ठीक है, नेप्रोक्सेन और मेफेनेमिक एसिड जैसे ड्रग्स जो है दिए जाते हैं। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी इसमें जो है कुछ केसेस में दी जाती है, ठीक है। टी अंडरलाइन कॉजेज इन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, यानी कि जो डिस्मेनोरिया का एग्जैक्ट कॉज है, जैसे कि इंडोमेट्राइटिस हो गया, ये सारी जो कॉज को डिटेक्ट करके उन केसेस में जो है उन्हें ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगला आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकता है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ सही तरीके से फीमेल जी नहीं पाएगी, डिस्टर्ब होगी, ठीक है। स्कूल एंड वर्क एब्सटिनेंस, मतलब मतलब कि जो वर्क है, जो स्कूल है वो सही तरीके से फीमेल कर नहीं पाएगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस होगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू अंडरलाइंग डिसीज, अगर किसी फीमेल को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो उसे जो है सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, ओके। तो अब ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है ख़त्म। अब आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।